अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमात काफ लीग के वाज़े इम्कानात नज़र आ रहे थे कि वो ही यहाँ पर हुकूमत बनाएंगे। लेकिन आज से जो एक सिलसिला एक मरतबा फिर से हॉर्स ट्रेडिंग की बाज़गश्त का शुरू हुआ है, उसके बाद लग ऐसा रहा है कि वाज़े जीत में अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमात के लिए कई रुकावटें मौजूद हैं। आज इमरान खान साहब और जो PTI रहनुमा है मुख्तलिफ, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनके एक MPA को तोड़ा गया है, चौधरी मसूद साहब, उन्हें 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसके बाद वो यहाँ से तुर्की चले गए हैं। इसके जवाब में एक मुस्लिम लीग नून के MPA हैं इलियास चिन्योटी साहब, उन्होंने भी एक इल्ज़ाम लगाया। वो कहते हैं कि मुझे 10 करोड़ की ऑफ़र की गई थी कि वो अपना वोट जो है वो हमजा शहबाज को नहीं बल्कि परवेज़ इलाही साहब को दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। आखिर कब तक ये मामला जो है हॉर्स ट्रेडिंग का, जिसको रोकने की कोशिश की गई थी और आर्टिकल 63A की जो तशरीह की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस फैसले के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद इस हॉर्स ट्रेडिंग के मामले को पर थोड़ा सा बंद बनेगा, थोड़े से ज़रा इसको रोका जा सकेगा और जो जमहूरी तरीक़ाकार है सियासत का उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक मरतबा फिर से हम देख रहे हैं ये हॉर्स ट्रेडिंग के नए नए तरीक़े जो हैं, पैसे देकर इस्तीफ़े हम नज़र आ रहे हैं, ये इल्ज़ामात उनके सामने आ रहे हैं। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और दूसरा ये कि आखिर कब तक ये धमकी आमीज़ कॉल्स और ये ख़रीदो फ़रोख्त का मामला जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइन करता रहेगा, इसको कौन रोकेगा और ये क्यों प्रायोरिटी में शामिल नहीं है हमारे सियासतदानों की। हमारे साथ आज मौजूद हैं आलिया हमजा साहिबा, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं, सेनेटर गौस नियाजी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हमारे साथ एनालिस्ट सीनियर सहाफ़ी मौजूद होंगे फ़खरुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। आलिया साहिबा, आगाज़ में आपसे करती हूँ। मैम, सबसे पहले तो जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही थी, उस वक्त PTI के पास नंबर भी पूरे थे, वाज़े अक्सरियत थी कौमी असम्बली के अंदर, इत्तेहादी भी आपके साथ मौजूद थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कैसे आपके जो अरकान असम्बली थे वो मुनहरिफ हुए, इत्तेहादी आपको छोड़कर चले गए, आपकी अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया और आपकी जो हुकूमत है वो घर चली गई। पंजाब में भी ऐसा कुछ हो सकता है, कोई सरप्राइज़ मिल सकता है? और क्या अब आप लोग उस सारी प्रोसेस से सीखने के बाद आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं कि दोबारा से वो गलतियाँ ना दोहराई जाएँ जो कौमी असम्बली में हुआ था, विफाक में हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो यहाँ के हालात हैं, पूरा पंजाब इन्होंने सिंध हाउस बनाकर रख दिया है, लेकिन यहाँ पर इदारे बिल्कुल खामोश हैं। ना किसी किस्म का सोमोटो लिया जा रहा है, ना 12 बजे अदालतें खुल रही हैं, ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी किस्म के कानों में जूं तक रेंग रही है। सबसे पहले तो मुझे ये कहना था कि ये जो इल्ज़ामात है, हम इल्ज़ामात नहीं लगा रहे, हम सुबह सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अपने 3 MPAs का बयान हल्फी लेकर जा रहे हैं, जिन्हें 22 करोड़ से 50 करोड़ से उनके ज़मीर खरीदने की कोशिश हो रही है, बाकियों को धौंस धांधली की कोशिश की जा रही है। सबने देखा है कि ये लोग हार चुके हैं, पंजाब में तख्ते पंजाब लरस चुका है। लेकिन जो सूरत हाल यहाँ पर नजर आ रही है, ये सिर्फ इक्तदार से चिमटे रहने के लिए, ये सिर्फ इक्तदार पर काबिज रहने के लिए इस तरह की लोटाक्रेसी को, हॉर्स ट्रेडिंग को, लूट मार के पैसे को अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालने की कोशिश करते हुए सबको नजर आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था वजीर दाखिला की स्टेटमेंट का भी, कि किस तरह से वजीर दाखिला ने आकर धमकी लगाई थी कि 5 या 6 MPs को मैं गायब कर दूंगा। फिर इस चीज का भी नोटिस लेना चाहिए था कि जिस तरह से जो अता ताड़र साहब है, उन्होंने आकर जो आज बातें की हैं, हमारा तो सवाल उनसे है कि MPA चौधरी मसूद का इस्तीफा उनके पास कैसे आया और आज दोपहर की फ्लाइट से वो टर्की किस तरह से चले गए और किस तरह से उनकी बुकिंग्स हुई टर्की के होटल्स के अंदर। तो ये वही तमाशा जो सिंध हाउस में लगा था, जो सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी का बेटा जिस तरह से नोटों की बोरियां खोलते हुए सबको नजर आया था, आज एक दफा लेकिन आलिया साहिबा, इल्जाम तो PTI भी लगा ना, जब जलील शरकपुरी साहब ने इस्तीफा दे दिया, फैसल नियाजी साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका ज़मीर जागा था, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफे दिए या आप लोगों के साथ राब्ते में थे वो? मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगी, जब आप वोट लेकर आते हैं, यानी आप वोट लेकर आए PTI का,
नारे आप लगाएं जियो भुट्टो के और जियो नवाज शरीफ के, होना ये बिल्कुल नहीं चाहिए। आपका जमीर जागता है, आप इस्तीफा दें, आप अवाम के अंदर जाएं। तो जमीर शरकपुरी ने क्या गलत किया? उन्होंने इस्तीफा दिया, वो बाई इलेक्शन लड़ेंगे, किसी भी पार्टी से आके लड़े, चाहे वो दोबारा आज जैसे अता ताड़र कह रहे थे वो मुस्लिम लीग नून के साथ लड़े। फैसल नियाजी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने में और इस तरह से लोटाक्रेसी करने में, मुनारिफ होने में, किसी पार्टी का वोट लेकर आकर उसके बाद आप मैंडेट किसी और को देने में, अवाम ने यही तो गुस्सा निकाला है। अवाम ने यही तो कहा है कि उन्होंने, लेकिन आलिया साहिबा, अगर आपके अपने एमपीएस इस्तीफा देकर चले जाएं तो ये तो उनकी मर्जी है ना। फिर अगर वो मुनहरिफ नहीं हो रहे, आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर रहे और वो इस्तीफा दे देते हैं, तो ये भी तो फिर उनकी मर्जी है। देखें, वो जरूर इस्तीफा दे, यही तो हम कह रहे हैं, लेकिन वो इस्तीफा स्पीकर को जमा कराएं। ये जो इस्तीफा दिखा रहे हैं ये अप्रैल का इस्तीफा है। 40 दिनों में यहाँ पर दोबारा से जो है बाई इलेक्शन हो चुका है। यही तो बात है, यही तो हम कह रहे हैं कि अगर वो बंदा हमारे एमपीए का इस्तीफा ताड़र साहब के पास क्या कर रहा था, आइडियली वो इस्तीफा तो स्पीकर को जमा कराना था, पार्टी को जमा कराना था, जरूर मुनारिफ होना था, जैसे जलील शरकपुरी ने करवाया, जैसे फैसल नियाजी ने कराया स्पीकर को जाकर। यही तरीका कार है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो यही कहते हैं। मैंने भी इस्तीफा देना है तो मैंने स्पीकर के नाम का इस्तीफा लिखा है, मैंने ये तो नहीं किया कि जाके शहबाज शरीफ को इस्तीफा पकड़ा दिया। मतलब ये जो दो चीजों को इक्वेट करने की बात की जा रही है। सवाल यहां पर ये होना चाहिए था, गुंडागर्दी कौन कर रहे, धौंस धांधली कौन कर रहे? आप पंजाब हार चुके हैं, अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। बात जमहूरियत की है, बात आइन और कानून की है। पहले आपने इलेक्शन कमीशन को अपना आलाकार बनाकर जिस तरह से 40 लाख जो जिंदा है उनको मुर्दों में कन्वर्ट किया, औरतों के पोलिंग स्टेशंस आपने बंदों के पोलिंग स्टेशंस के अंदर बनाए, आपने जो जो लोग थे उनके वोट उठा के एक फैमिली का वोट एक में और दूसरे फैमिली का वोट दूसरे पोलिंग स्टेशन के अंदर डाला। ठीक है, हमारे साथ गौस नियाजी साहब भी हैं, पिंडी के आलिया साहिबा किया है, उसके बाद उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। गौस नियाजी साहब, सर जिस वक्त तहरीके अदम एतमाद में इमरान खान साहब ने अक्सरियत खो दी, इत्तेहादी छोड़कर चले गए, उनके अपने एमएनएज मुनहरिफ हो गए, उस वक्त जमहूरी रिवायात की बात हो रही थी और ये उनसे मुतालबा किया जा रहा था कि अखलाकी तौर पर उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने चूज़ किया कि वो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। अब हमजा शहबाज साहब भी अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको नहीं लगता जमहूरी रिवायात या अखलाकियात को देखते हुए उनको भी मुस्ताफ़ी यहाँ से हो जाना चाहिए, क्योंकि वाज़े तौर पर अक्सरियत तो नहीं है उनके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये आली से पूछे कि इमरान खान साहब क्यों इक़्तिदार से चिमटे रहे। ये कह रहे हैं कि ये इक़्तिदार से चिमटे हुए हमजा शहबाज, तो इमरान खान क्यों इक़्तिदार से चिमटे रहे? फिर जिस सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 लगाने की सिफारिश की है कि इन पर आर्टिकल 6 लगे, इन्होंने 2 दफ़ा आइन तोड़ा है। वो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते उन्हें शर्म आनी चाहिए। मतलब एक झूठ, दोस्त हाजिरी, झूठ बोलने की एक रिवायत है, उस पर चल रहे हैं और ये नफ्सियाती दबाव डाल रहे हैं कि जी हमारे मेंबर जो है ना और खिसक ना जाए। और मेरी तलाक के मुताबिक 15-20 मेंबर वो खिसक चुके हैं और ये तो 22 को उनको पता चलेगा। ये पहले से ही वावेला शुरू कर रहे हैं। देखो, इलेक्शन वाले दिन तो इमरान खान ने कहा कि बहुत बड़ा धांधा होने वाला है और 5:30 बजे असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि ये पुलिस वाले ने इधर उधर कर दिए हमारे वोट और ये बड़ी बहुत बड़ी धांधली हुई है। जब रिजल्ट आ गया तो ये तो पहले तो 6 घंटे इनको मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि हम जीत गए हैं। जब जीत गए तो उस घंटे पर क्या मीटिंग करेंगे, वो करेंगे। तो इनको चाहिए कि अब तो इनको मैच्योर हो जाना चाहिए। ऐसे जबान दराजी करके आप क्या करेंगे, मतलब इल्जाम तलाशी करके आप क्या मतलब लोग सर जमहूरी गौस नियाजी साहब जमहूरी रिवायात की बात करती है ना, तमाम सियासी जमातें बात करती हैं, मुस्लिम लीग नून भी बात करती है, तो सर ये जमहूरी रिवायात हैं जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हो सकता है इनके 5 बंदे गायब हो जाएं। देखो, वो आप जिस तरह फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह गालियां दी हमें, तो ये हमारे यही पीटीआई ने ट्रेंड जो कि एक मुतारफ कराया हमारे पाकिस्तान में, तो राना सनाउल्लाह ने उसी लहर में कहा है कि हम 5 बजे गायब कर सकते हैं। सर लग ऐसा रहा है ना कि बंदे गायब होना शुरू हो गए हैं उनके बयान के बाद। उसके बाद जरदारी साहब आते हैं, लाहौर में आकर बैठते हैं और उसके बाद हम देखते हैं ये हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला, इल्जामात कह लें लेकिन पीटीआई कहती है कि उनके पास सबूत मौजूद है। तो सर आप ये तो माने ना कि अक्सरियत नहीं है हमजा शहबाज साहब के पास, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं
कि किसी तरह से तख्ते लाहौर जो है उसको बचाया जा सके? देखो, हमारे और 180 हैं, इनके भी 100, अब तो एक चला गया, 179 हो गए, तो इस लिहाज से तो हम आगे हैं। अब एक वोट हमारा ज्यादा है। बाकी काफ लीग अभी तक फैसला कर रही है। कल मेरी बात सुने, कल उन्होंने शुजात ने कहा था कि जी जिस तरह मैं कहूँगा उस तरह करेंगे, और उन्होंने जरदारी साहब को दिए थे कि हमजा साहब सपोर्ट करेंगे। आज कुछ और स्टेटमेंट चल रही है, तो हर किसी को मतलब सरवाइव करने का, हर किसी को कंटेस्ट करने का पूरा हक है। आखिरी गेंद तक गेम होती है। तो इसमें यह कह रहे हैं कि जमहूरी रवायत के जरिए 22 तक तो टर्म हैं, तो जो और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर से हैं, और ये और जब 22 को इलेक्शन हो जाएगा तो जो फैसला हो जाएगा तो हम उसको कबूल करेंगे। हम इनकी तरफ आवेला ना पहले करते थे ना आप करेंगे, और ये इल्जाम तराशी इनका बतीर है। ये नफ्सियाती प्रेशर, इनको पता है कि हमारे 20 बंदे स्लिप हो चुके हैं। ये एक नफ्सियाती दबाव डालने के लिए हर 2 घंटे बाद इनको कोई ना कोई बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अब आप आली हमजा का 20 बंदे आप कह रहे हैं स्लिप हो चुके हैं, सामने हो रहा है। नाज़िर साहब आप कह रहे हैं 20 बंदे 20 या 25 के दरमियान बता रहे थे। तो सर वो आप लोगों के साथ राब्ते में है? स्लिप पत्र वो कह रहे हैं, वो नाराज हैं। असल में इनके अंदर पार्टी के अंदर एक बगावत हो चुकी है। वो कहते हैं कि ये अजीब बात है कि 179 मेंबरान हमारे हैं और हम 6 वोटों के लिए एक पार्टी से मुस्लिम काफ से ब्लैकमेल हो रहे हैं। पहले वो इसी 6 वोटों की 7-8 वोटों के लिए थे, और उसके बाद उन्हें 4.5 साल स्पीकरशिप की। अब वो पंजाब की वजारत आला मांग रहे हैं। तो इनके अंदर बगावत है। शाह महमूद कुरैशी साहब अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, वो तो ताक में हैं। आप जरदारी साहब को शाह महमूद कुरैशी साहब मिले हैं, यार हमसे से पूछ लें, इनको पता है, लेकिन ये मीडिया पे नहीं कहेंगे। और रिक्वेस्ट किया कि जो है ना मेरे बेटे को बना दें। सही, चले इसका जवाब हम लेते हैं। तो जोड़ तोड़ लगा रहता है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अजाम तराशी से बचा जाए। और आवाम जो पहले महंगाई के हाथों जो है वो मर रही है, उनको चाहिए कि वो इनको चाहिए कि खाम खा उनको परेशान नहीं किया जाए, और जो अच्छी सही मैंने में सियासत की जाए। हम जो अगर करते हैं तो इनकी बात का जवाब देते हैं, हम किसी पर इल्जाम तलाशी नहीं करते। हम भी कह सकते थे कि हमारे एक इलियास चनोटी है माशाअल्लाह, सर ये मामला जो है, या पीटीआई कह रही है कि हमारे पास सबूत हैं और हम इसको सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जा रहे हैं, और कुछ लोगों के बयान हल्फी भी थे कुछ लोगों के एमपीएस के, जो कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। तो सर आप लोगों की हुकूमत है, आप इस मामले को, ये जो इलियास चन्योटी साहब की आप बात कर रहे हैं जिन्होंने कहा है कि मुझे 10 करोड़ की ऑफर हुई है, सर इसको इन्वेस्टिगेट करवाएं। ये कौन लोग हैं जो पैसे चलाने की बात कर रहे हैं? अगर पीटीआई ने किया है तो फिर इन लोगों को भी पकड़कर सामने लेकर आए आप लोग। उसमें बिल्कुल कराएंगे। और ये झूठ बोल रहे हैं कि जरदारी साहब ने मंडी लगा दी, ये शरकपुरी के मामले में भी यही बात आई थी कि 25 करोड़ लेके वो मतलब आखिरी दिन जब सुबह इलेक्शन था तो एक स्टेटमेंट दिलवाई गई, वो भी था कि ये लोग बदजान हो जाएं और मुस्लिम लीग को वोट न दें। तो ये एक सियासी चालें होती हैं, हर किसी का हक है। लेकिन ख्याल में झूठ और ये अजाम तराशी पीटीआई करती है, उनको चाहिए कि हो सकता है कल इनका वज़ीर आला बन जाए तो उस पर ये कहें कि सारा ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बंदे न स्लिप हो जाए। एक्चुअली ये अपने बंदे को काबू में रखने के लिए ऐसे स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं ताकि वो दबाव में रहें और स्लिप ना हो। लेकिन देखो कुछ होते हैं जो पहले भी इनके 20-25 बंदे स्लिप हुए थे, हमने तो कुछ नहीं किया था, हमारे पास आए थे। तो सर ये जलील शरकपुरी साहब या फैसल नियाजी साहब अगर छोड़कर गए हैं मुस्लिम लीग नून को, तो ये भी आप कहेंगे स्लिप हुए या आप लोगों से नाराज थे ये जो ये छोड़कर गए हैं? जी नाराज हो गए, या उसके बाद शरकपुरी साहब के बारे में अब मुझे तो जिस तरह का मैंने बात सुनी है कि वो भी 25 करोड़ दिलाई ने दिए हैं। देखो इलेक्शन से एक दिन पहले किसी का ज़मीर जाग ना, तो ये एक मतलब ऐसे मौके में तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ लेन देन या कोई वादे वहीद होते हैं, तभी होता है ना। तो सर यही तो बात पीटीआई कर रही है। सर आप अपने एमपीएस के मामले में कह रहे हैं कि कोई लेन देन होती है, अगर पीटीआई ये बात करती है तो आप कहते हैं ये सिर्फ इल्जामात है। ये अजीब सी बात नहीं है? मैं टाइमिंग्स की बात करूं, रात को 12-1 बजे ये स्टेटमेंट चलते हैं और फिर सुबह इलेक्शन होता है ना, ये एक सियासी हरबा होता है। ठीक है। और अब जी जीतने के लिए ठीक है, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हमारे साथ हमारी इत्तेहादी जमातें खड़े हैं, हमारा नंबर गेम 180 है, काफ लीग को भी समझ रही। कल शुजात की स्टेटमेंट चली कि जी वो हमारे जो मेंबरान जिस तरह मैं कहूँगा उस तरह वोट देंगे। आज अंदर आखिर में क्या होता क्या है हो सकता है। चले सर पाकिस्तान की सियासत है और अब आखिरी वक्त तक समझ नहीं आती हो क्या रहा है, और कुछ भी हो सकता है, ये भी हम कह सकते हैं। फखरुर रहमान साहब यही बात
मैं आपकी तरफ लेकर आती हूँ। 186 होते हैं ना, पीटीआई के पास 186 होते, फिर हम जरूर रिजाइन कर देते। तो सर अभी नहीं है, अब इनके पास 188 188 हैं, और अभी एक ने रिजाइन किया तो 187 है। वो भी काफ लीग को मिला के, तो सर को मिला के ना जी 100। सर आप लोगों के साथ भी तो दूसरे इत्तेहादी मौजूद है ना सर, वो तो हमारे साथ खड़े हैं, ललेलान खड़े। सर देखो, हम तो ट्राई नहीं कर रहे, सारे जरदारी साहब जो है वो सारे डील मतलब है, सारे मामलात वो सर जिस तरह से आपके इत्तेहादी हैं इसी तरह से उनके इत्तेहादी हैं। आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि आपके साथ अगर इत्तेहादी खड़े हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर उनके साथ इत्तेहादी खड़े हैं और उनकी मर्जी, अगर उनके पास अक्सरियत है, वो 10 सीटें वाले को वजीर आला बनाना चाहते हैं, तो सर ये उनकी सवाबदीद है। आशा भी मेरी बात सुने ना, काफी खुद तो कन्फ्यूजन का शिकार है। कल शुजा साहब की क्या स्टेटमेंट चली थी, उन्होंने कहा कि ये जी उन्होंने कहा था परवेज इलाही साहब को ही वोट देंगे, जो हमारे 10 MPAs होंगे वो परवेज इलाही साहब के साथ ही खड़े रहेंगे। कल स्टेटमेंट थी, जैसे मैं कहूंगा मैं सदर हूँ, जैसे मैं कहूंगा वो करूंगा। और एक टीवी चैनल का चला थी कि जी एक जाली खत तैयार किया गया है जो उसको दिया जाएगा। ये बातें चलती रहती हैं। सही, चले मुझे फखरुर रहमान साहब को शामिल गुफ्तगू करने दें, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नंबर गेम देखें तो PTI और उनकी इत्तेहादी जमात आगे है, लेकिन आपको क्या लग रहा है 22 जुलाई तक ऐसा कुछ सरप्राइज मिल सकता है PTI को कि ज्यादा नंबर इधर उधर हो जाएं और PTI की अक्सरियत एक मरतबा फिर से अकलियत में हमें नजर आए? जी शुक्रिया आयशा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, ये जो पंजाब का बाई इलेक्शन है, इसके अंदर मामला जो था सुप्रीम कोर्ट में गया था। दोनों फ्रीकैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक एश्योरेंस कराई थी, और उसके बाद से लेकर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर्स हैं उसकी खुल्लम खुल्ला वायलेशन है। जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं, उन्होंने बाई इलेक्शन में कुछ PTI के जो अरकान KPK से ताल्लुक़ रखते थे उनका पंजाब में दाखिला बंद करवाया, और उसके बाद कवर लेने के लिए उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर हर शहरी को एक जगह से दूसरी जगह जाने की, नक़ल हरकत करने की आज़ादी हासिल है, कोई इसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगा सकता। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दे दिया कि जी PTI के कुछ अरकान जो हैं वो इधर से उधर हो सकते हैं। बात कहती ये है कि आप जिन जमहूरी रवायात का दावा करते हैं, आप बिल्कुल उसके बरक्स जो हैं बयानात दे रहे हैं, जिसको पब्लिक जो है आम तौर पर उसको गुंडागर्दी, बदमाशी और खुल्लम खुला जो है वो ताकत का इस्तेमाल, जिसको फैशिज्म कहा जाता है, फस्तायत कहा जाता है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपकी वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो बयान देती हैं कि जब इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं उनको तस्लीम करते हैं, तो फिर तस्लीम करें। अभी वो साहब काबिल एहतराम हैं, वो कह रहे हैं कि जी दावा कर रहे हैं कि 20 से ज़ायद जो PTI के अरकान जो हैं उनको हमने अपनी तरफ कर दिया। भाई क्यों कर लिया आपने किस मकसद के लिए किया? जब इलेक्शन का रिजल्ट सामने आ गया है तो उसके बाद आप क्यों कह रहे हैं कि ये क्या आप सर वो कह रहे हैं कि हमने ये नहीं किया कि अपनी तरफ कर लिया है, लेकिन वो स्लिप होने वाले हैं या स्लिप होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं गौस न्याज़ी साहब। उनके अंदर बगावत है, पार्टी के अंदर बगावत। जी पार्टी के अंदर बगावत है। शाह महमूद कुरैशी परवेज इलाही साहब को लाहौर में मिलते हैं, जाकर उनको बताते हैं कि आप आलिया साहिबा मैं आती हूँ आपकी तरफ, जरा फखर साहब मुकम्मल कर ले बात। जी फखरुर रहमान साहब। जी मैं आपसे ये कह रहा था कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं जब परवेज इलाही से मिलते हैं और उनको ये बाकायदा तौर पर बता देते हैं कि आप कैंडिडेट हैं, इमरान खान जो PTI के चेयरमैन हैं, वो जब ये ऐलान कर देते हैं तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी की क्या जरूरत है कि वो इस तरह की बगावत करेंगे और अपने बेटे को बनाने की कोशिश करेंगे? देखें, आप अगर एक तरफ से अगर आप दावा करते हैं कि गैर जमहूरी तरीका चल रहा है, तो कम अज़ कम आप फिर कोई ऐसी मिसाल कायम कर दें। आप तो खड़े होकर जो हैं वो बयानात दे रहे हैं। आपने शहबाज गिल को गिरफ्तार करवाया, किस कानून के तहत गिरफ्तार करवाया था? सबको नजर आ रहा है। मैं एज ए इंडिपेंडेंट बीइंग इंटरनेशनल मीडिया के मैं बता रहा हूँ, इस वक्त जरदारी साहब लाहौर में बैठ के क्या कर रहे हैं?
पर शुजात हुसैन से बातचीत करने के लिए उन्होंने क्या ऑफर की थी कि आप अपने भाई को वोट मत दें। तो बात कहने की ये है कि आपको जब शिकस्त फाश नजर आ गई, आप छोड़ दे पीटीआई को एक तरफ। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहता हूं कि अवाम के वोट का एहतराम करें, बैलेट का एहतराम करें, वोट को इज्जत दें। और ये जो बुलेट्स की सियासत है इसको तर्क कर दें, वरना आवाम सड़कों के ऊपर होगी और आपके सर होंगे और उनके जूते होंगे। ये मैं आपको वादे तौर पर कह रहा हूं कि जब आप आवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे तो हर जगह से आपको जो है ना गालियां पड़ेंगी। आज आप जाके देखें, महंगाई से जो है एक आम आदमी रो रहा है, बिलख रहा है। वो लोग जो लंगर खाने में जाके खाना खाते थे, आज उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, जिनको कोई रोजगार नहीं मिल रही थी, महंगाई कहाँ पे पहुंच गई है और इनको सियासत की पड़ी हुई है। मुल्क जो है वो डॉलर देखे कहाँ पे चला गया, रुपया कहाँ पे चला गया, और ये बैठ के तमस्तर उठाते हैं, हंसते कहके लगाते हुए वज़ीर आज़म जो है टीवी स्क्रीन के ऊपर आते हैं। मुझे जरा बताइए ना, क्या मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से चेरी ब्लॉसम का परमिट मांगा था, जिसके ऊपर उन्होंने पे हाथ मार के मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक कैका लगाया कि जी चेरी ब्लॉसम की कीमत बड़ी ऊपर चली गई है, अब डीजल की परमिट को छोड़ दे ये बातें। यू आर टोटली एक्सपोज टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि जो जितने भी सियासतदान है इस मुल्क के, वो पीछे रहेंगे, अवाम आगे आ गई है। सर हम ये है ना फखरुर रहमान साहब के जो 2017 में जीटी रोड पर जो एक कैंपेन शुरू की थी नवाज शरीफ साहब ने या उनकी जो साहबजादी हैं मरियम साहिबा ने, वोट को इज्जत दो, आप उसी से अब ऑपोजिट सियासत करना शुरू हो गए हैं। आवाम के मैंडेट की अगर आप बात करते हैं कि उसका एहतराम किया जाना चाहिए, तो वो हमें पंजाब में होता हुआ नजर भी आना चाहिए। जब शिकस्त तस्लीम की है तो वो हमें 22 जुलाई को भी नजर आनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू को। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। आलिया हमजा साहिबा, अब गौस न्याजी साहब कहते हैं कि सियासी चालें चलना सबका हक है। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने तर्ज की सियासत करती हैं, और इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है, ख़ासतौर पर अगर हॉर्स ट्रेडिंग की हम बात करें तो उसके ऊपर भी बात हो रही है। मैम, इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर 22 जुलाई को पीटीआई को कोई सरप्राइज़ मिल जाता है, आपकी इत्तेहादी जमात काफली को कोई सरप्राइज़ मिल जाता है, आपकी अक्सरियत नहीं रहती है, फिर हिकमत अमली क्या होगी? अच्छा, सबसे पहले तो ना मेरे भाई ने इतनी लंबी चौड़ी बातें की और वो कहते रहे, मैं उनकी ज़रा सारी बातों का जवाब दे दूं। आपने उन्हें कहा इखलाकियात इस पार्टी से आप एक्सपेक्ट करती हैं, वो मैं उसकी डिटेल आपको बताती हूँ। फिर आपने की जमहूरियत की बात। मुझे ये बताएं, जनरल जिलानी के नर्सरी में परवरिश पाने वाले, जनरल जिया के साथ आने वाले, उसके बाद छांगा मांगा की सियासत करने वाले, उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर बेनज़ीर की हुकूमत गिराने वाले, हर तरह की आमरीत के अंदर डिक्टेटरशिप का सहारा लेकर आने वाले, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? वो आइन और जमहूरियत की बात करेंगे? बड़ी ही मुश्किल बात है। और वो अवाम के मैंडेट का एहतराम करेंगे? ये तो उससे भी बड़ी हमें तो लतीफ़ा लगता है। और इतने मेरे भाई ने लतीफ़े सुनाए। इन्होंने कहा जी हमें तो गालियां देने की आदत है। मैं इनको बताती हूँ, मुझे तो कल पता चला गालियां देना किसको कहते हैं। जब मैंने साद रफीक की जबान सुनी जो उन्होंने इमरान खान साहब के लिए बोली, मुझे तो कल पता चला गालियां कहते किसे हैं। यानी अगर मैं उन्हीं के जबान में कुछ कहना चाहूं, जो वो उनकी 2000 पूरे देने वाली बीबी हैं, उन्होंने जिस जिस तरह की बातें की खान साहब की जाती जिंदगी के ऊपर, मसला सिर्फ ये था कि 20 हलकों में आपको शिकस्त फाश हुई है, उस शिकस्त को ग्रेसफुली आप तस्लीम करते और आगे आप ये सोचते कि अवाम आपसे मुतनफ्फर क्यों है। आप जातियात पर उतर आते हैं। और अगर आपके लहजे में जवाब देना तो ये बता दूं, शीशे के घर में आप रहते हैं, पत्थर हमने एक मारा ना तो इनको लग पता जाएगा। लेकिन ना हमारी तहजीब ना हमारी तरबियत ये जवाब देती है कि हम शहबाज शरीफ की निजी जिंदगी के ऊपर, नवाज शरीफ की निजी जिंदगी के ऊपर, मरियम सफदर की निजी जिंदगी के ऊपर, या इनके ये जो लाडले यहां पर जिसके लिए ये सारी भाग दौड़ हो रही है ना, वो उनकी निजी जिंदगी पर बात करें। इसलिए इखलाकियात के दर्स में रहें और आइंदा के लिए अपने लीडरान को भी बता दें कि अगर आपने बात की तो जबानें भी यहां सबके पास है और आपकी दास्तानें भी सबको पता है। फिर इन्होंने यहां पर आकर कहा कि जी बगावत होगी पीटीआई में।
बहुत जी, आप ही के तो कानों में आके लतीफे कोई सुनाते कि पीटीआई में बगावत हो गई। इस वक्त आपकी नून और शीन की जो जंग चल रही है ना, पहले उसका जाकर लें, जहां पर शीन को ये कहा जा रहा है कि आपने क्या हालत कर दी है, नून को ये कहा जा रहा है कि आप तशरीफ ले आए, नहीं तो ये मुल्क, ये आप अपनी पार्टी को तोड़वा बैठेंगे। और जिन बीबी को इन्होंने भेजा था ना कैंपेन करने, उनके आगे मिन्नतें तरले हम करें कि अल्लाह का वास्ते जनरल इलेक्शन की भी कैंपेन करना, अच्छी तरह अपनी पार्टी का सत्यानाश करना। तो यहां पर तो वो नाराज हैं आपस में, और यही हो रहा है कि एक इक्तदार नहीं लेना चाहता था और दूसरा इक्तदार लेना चाहता था। क्योंकि आपको याद होगा बड़ी अच्छी तरह से जावेद लतीफ साहब की स्टेटमेंट, जावेद लतीफ साहब किस ग्रुप का हिस्सा है और वो क्या स्टेटमेंट्स दे रहे थे, या साद रफीक ने कल किसकी आकर जबान बोली है। तो मुझे तो इनसे इन चीजों के जवाब चाहिए। ठीक है, लेकिन 22 जुलाई तक ये जो कोशिशें कर रहे हैं इनको सिर्फ एक सेकंड, नहीं, मैं उधर तो आती हूँ, सिर्फ एक सेकंड, इनसे पूछे महंगाई का इनको ख्याल है? अगर महंगाई का इनको ख्याल होता तो आप इनकी ठट्टेबाजियां कल सुननी नहीं थी, जब डॉलर 241 के ऊपर आज स्टेट बैंक एलसी नहीं खोलने दे रही है, जहां पर 40% महंगाई हो गई है। और आज यहां पर वो जो करप्शन का 10% बैठा हुआ है, यहां पर बोरियां खोल के, जिनके हाथ में इन्होंने अपना वजीर आला बचाने का मैंडेट दिया हुआ है, नाले साफ कराने के लिए सिंध के उसके पास पैसा नहीं है, गलियां बनवाने के लिए पैसा नहीं है, और वो जो है सिकंदर आजम की कब्र पर लात मारते हुए आज उनकी बेटी साहिबा हैदराबाद में जलसा करने गई है, वहां पर नीचे उतर के अवाम में उन्होंने ऐसे जैसे अवाम नहीं हो गए, यहाँ पर कीड़े मकोड़े हो गए। आलिया साहिबा ठीक है, अब मेरे सवाल पर आ जाइए ना, क्या समझते मेरे सवाल पर आ जाइए। बता रही है 22 को, मैं आज आपको 22 को कोई सरप्राइज मिल सकता है, आपके तमाम लोग जो हैं वो आपके साथ हैं। मैं इनको बता रही हूँ, आज इन्होंने लाहौर का शो भी देख लिया है, आज इन्होंने चौधरी मसूद के घर के बाहर का शो भी देख लिया है, इन्होंने 20 जो लोटों के साथ पंजाब के अंदर पंजाब के अवाम ने किया है 17 जुलाई को, वो भी देख लिया है। इन्होंने कोई ऐसी हरकत करने का सोचा भी ना। मैं आपको ये बता रही हूँ, जाती उम्रा की ईंटें भी नहीं बचनी है, ये यहाँ पर ये हाल होना है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बचाते बचाते रह जाएंगे। अब आज ये लोग लिबर्टी चौक और चौधरी मसूद के घर के बाहर इकट्ठे हुए ना, इनके लिए अवाम के गैज़ो गज़ब से जो है ना बचना मुश्किल हो जाएगा। ये तो यकीन माने इमरान खान साहब दूरअंदेश लीडर हैं, जिन्होंने अवाम को संभाल के रखा हुआ है, श्रीलंका वाला हाल नहीं होने देना, नहीं तो इनके जो वो स्विमिंग पूल्स है ना, वहां पर डुबकियां लगा रहे होंगे अवाम। बच्चे अवाम से, अवाम ने अपना मैंडेट दे दिया है पीटीआई को। पाकिस्तान की सलामती का भी यही तरीका है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का भी यही तरीका है। एक लास्ट बात, इन्होंने बात की आर्टिकल 6 की। जी बिल्कुल, मैं कहती हूं इमरान खान क्या, मुझ पे क्या, पूरे 22 करोड़ अवाम पे भी आप आर्टिकल 6 लगाए ना, तब भी अवाम कहेगी साजिश हुई थी, मुदाखलत हुई थी, अमेरिका की कठपुतलियां मुसल्लत हुई हैं और हमने अपने बैलेट बॉक्स से आपको जवाब दिया। ठीक है गौस नियाज़ी साहब, मुल्क के ऊपर गौस नियाज़ी साहब, तो अब लगाएं आर्टिकल 6 और सब। सर आप सुन रहे हैं आलिया साहिबा की बात, वो कह रही हैं कि अगर इन्होंने कोई इस तरह का एडवेंचर करने की कोशिश की 22 तारीख को, हिम्मत की अगर, तो फिर आवाम निकल आएगी। और आप सुन ही रहे हैं उनकी बात, तो फिर सर ऐसी सिचुएशन में 22 जुलाई को आप लोग अपने नंबर कैसे पूरे करेंगे? एक तो मेरी आपसे दरखास्त है कि इक्वल टाइम ये करें और ये तकरीर से हमें बचाया करें। ये तकरीरें करना शुरू कर देते हैं, ये मुनासिब नहीं है। अपने पॉइंट्स बताएं, अपने लॉजिक बताएं, ये लॉजिक से बात करें। वो शुरू हो जाती है कि जी पत्नी और फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, बात हुई हो जाती है। इनको जाती उम्र नजर आता है, लेकिन 300 कनाल का बनीगाला का घर नजर नहीं आता, ना बनीगाला का स्विमिंग पूल नजर आता है। पर हम तो ज़ातियात पे जाते नहीं हैं, हम तो अखलाकियात पे जाते हैं, अखलाकी यू टर्न ये लेते हैं सब चीज़ों पे। और अब अगर इस पे अगर हमजा शहबाज दोबारा बन रहा है तो इनके अभी से चीखें न कर रहे हैं तो सर बन रहे हैं हमजा शहबाज साहब दोबारा वजीर आला बन रहे हैं। अगले हफ्ते फिर प्रोग्राम कर लेंगे, हमजा शहबाज बनेंगे, हमारा ही होगा, जो भी होगा हमारा ही होगा। ये अच्छा, है। मतलब आप लोग इतने कॉन्फिडेंट है कि आपके पास नंबर पूरे हो जाएंगे 22 जुलाई तक, और ये नंबर पूरे कैसे होंगे? मेरा सवाल ये जो हमें शर्म दिलाने की कोशिश कर रही ना मोहतरमा, मेरी बहन है, मैं इनकी करता हूँ। तो 18 के इलेक्शन में मैंडेट किसको मिला था? भला हमें मिला था ना, तो फिर हमारा मैंडेट हमें क्यों हुकूमत दी गई? आज़ाद और फिर उस वक्त जहांगीर तरीन साहब को आपको अच्छे लगते थे,
उसे सारा जहाज घुमाकर पंजाब में आज़ाद वगैरह बंदे इकट्ठे करके 186 मेंबर इकट्ठे किए। उस वक्त तो आपके तो 160 कुछ थे। तो ये जो बात है ना, आप अपनाबाजी देखा करें और जब अपने गिरबान में झांक के फिर बात किया करें मैंडेट कौन चोरी कर रहा है। बाकी सियासत रही तो अगर हमारा हक है, आप अपना वज़ीर आला बने, हमारे हुक्मरान भरा बने, और काफी अभी तक कंफ्यूजन का शिकार है। और चौधरी आता खैर कोई बात तो की है ना, जरदारी साहब जो व्यक्ति का निशान बनाए, कोई इंश्योरेंस तो हुई है उनको। तो कई चीजें जो है ना कि कल का दिन है, कल जोड़ तोड़ोगे, कल और नई खबरें आएंगी, और कल शाम देखे होता क्या है। तो सर थोड़ा सा बता दीजिए ना, क्या तरीक़ेकार होगा, क्या खबरें आ सकती हैं कल? और भी लोग आ सकते हैं आपके साथ? क्या आपके मुताबिक और लोगों के ज़मीर भी जाग सकते हैं जो पीटीआई को छोड़कर आपके साथ आ जाए? हमारे साथ तो नहीं आएंगे, इनके अंदर बगावत होगी, और वो बगावत हो चुकी है। नाम कल शाम तक शायद जो ग्रुप अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देगा, और फिर तरीक़ाकार जो होगा यही होगा कि पहले जो 186 को नहीं ले सकेगा, उसके बाद सेकंड जो होगा उसमें जिस इमरान की अक्सरियत होगी वही बनेगा। सही, ठीक है फ़खरुर रहमान साहब। ठीक है नियाज़ी साहब। फ़खरुर रहमान साहब, सर क्या मुझे पीटीआई लग रहे, तजज़ियाकार नहीं लग रहे, तो मैं तो पता आपने दोनों में एक तरफ पीटीआई बिठा दिए, दोनों तरफ मेरे पीटीआई के आप बनते बिठा दें। नहीं सर, फ़खरुर रहमान साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े वेल रिप्यूटेड सहाफ़ी हैं, तो आप इस तरह से ना कहें, वो उनकी एक राय है। जी फ़खरुर रहमान साहब, सर आप बताइएगा, क्या आपको लग रहा है, वो तो कह रहे हैं कि नंबर हमारे पूरे हो जाएंगे, अब ये किस तरह से पूरे होंगे? फिर बात वही आ जाती है कि क्या हॉर्स ट्रेडिंग होगी? अगर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, लोग इस्तीफे देंगे MPAs, तो वो क्या खुद से इस्तीफे देंगे या फिर कोई लेन देन का मामला होगा? क्या लग रहा है सर, और क्या ये कब तक चलता रहेगा हमारे मुल्क के अंदर? मैं गौस साहब से इंतहाई अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ना मैं पीटीआई से हूँ, ना मैं नून लीग से हूँ, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, और मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करता हूँ कि जितनी भी डेवलपमेंट ये सारी की सारी जो थी, ये सबसे पहले मुझे पता चला था कि लंदन प्लान क्या बन रहा था और अमेरिकन क्या कर रहे थे, और CIA चीफ पाकिस्तान कब आया था, और अड्डों की बात कब हुई थी, किससे की गई थी। तो ये फिर किसी वक्त इसकी तफसीलात अब मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त सूरत-ए-हाल चल रही है, इससे मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी, इससे मुल्क के अंदर बदअमनी फैलेगी। ऑलरेडी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 40% के करीब जा रहा है, जबकि श्रीलंका में इन्फ्लेशन रेट जो है वो 80% इस वक्त है। तो पाकिस्तान के अंदर जो अगर आप आइन और कानून की बालादस्ती का एहतराम नहीं करेंगे, बैलेट का एहतराम नहीं करेंगे, तो मुल्क के अंदर बदअमनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 के हवाले से कोई फैसला नहीं दिया था। ये एक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है कि आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बात की है। मैं सुप्रीम कोर्ट को पिछले 25 साल से कवर कर रहा हूँ। वो एक माइनॉरिटी जज की ख्वाहिश है जो उन्होंने अपने उसमें की, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। और अगर आइन की खिलाफ वर्जी की अगर आप बात करें तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 69 उन्होंने कैसे क्रॉस किया और पार्लियामेंट के अंदर होने वाली कार्रवाई के अंदर वो कैसे मुदाखलत कर सकती है, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हम सब पाकिस्तानी और हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कोई भी पार्टी पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान की आवाम के फैसले के अगेंस्ट जाएगी, मैं इसी तरह से उनको ये बताऊंगा कि आप गलत हैं, आप गलत हैं, और जो चीज़ सही है इस वक्त आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। आप सियासत की भेंट मुल्क के अमन अमान को और पाकिस्तान की जो बकाया है उसको दाव पे लगा चुके हैं। आप की लीडरशिप जो है वो अमेरिका की गुलाम बन के आई है, और आप कौम को कहते हैं बेकारी है। जरा जाए किसी बंदे को कह के दें, उसके मुंह पे खड़े होकर कहें, वो आपको बताएगा कि वो सुबह से शाम तक अपने बीवी बच्चों को अपनी कमाई से पालता है, ना कि आपसे कोई पैसे लेके पालता है। ये अरबों रुपए की जो इस वक्त आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में मंडी लगाई हुई है, ये सब पता है आपको। और ये जो आपको ये भी पता है कि मुनीर अरकीन के जो वोट हैं वो काउंट नहीं हो सकते, इसलिए आप पीटीआई के लोगों को दाएं बाएं शिफ्ट कर रहे हैं पैसे देकर, ताकि उनका नंबर कम हो जाए और आपका नंबर जो है ना ज्यादा हो जाए। तो देखें, मैं आपको बिल्कुल ये बात वादे तौर पर कह रहा हूँ कि 22 तारीख को के अंदर अगर ये कुछ करेंगे तो लाहौर के अंदर एक घुमसान की जंग होगी, क्योंकि ना ये कानून का और आइन का एहतराम कर रहे हैं और ना ये आवाम की वोट का एहतराम कर रहे हैं। आपने मरियम नवाज की बात की थी। मरियम नवाज
कहती थी लोटों की जगह वॉशरूम है। फिर मरियम नवाज ने लोटों की कैंपेन चलाई। मुझे बताएं ये मुनाफिक है ये। अच्छा फखरुल अहबाज साहब, सर एक चीज जो मैं जानना चाह रही हूँ कि जो दो ग्रुप्स की बात की जाती है नून लीग के अंदर, मरियम नवाज साहिबा ने सबसे पहले ट्वीट किया, मलिक अहमद खान साहब का ट्वीट आया कि उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर लिया। आपको लगता है कि ये जो सारा मामला इस वक्त चल रहा है पंजाब के अंदर, जो नंबर पूरे करने की कोशिश की जा रही है इस हुकूमत की जानिब से, नवाज शरीफ साहब की हिमायत हासिल है इस सारे प्रोसेस को? देखिए मैं आपको एक ख्वाब बता देता हूँ जो जरदारी साहब ने देखा है। वो चाहते हैं कि बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बने, मरियम जो है वो अपोजिशन रहे, क्योंकि पार्लिमानी पॉलिटिक्स जो है वो उनको तजर्बा नहीं, तो इसलिए वो सीखें। फिर उसके बाद नवाज शरीफ सदर बने और मरियम प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये तो वो ख्वाब है जो उन्होंने देखा है, इसको वो अमली जामा पहनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मरियम नवाज जो जलसे करना चाह रही थी और फिर शहबाज शरीफ साहब ने उनको रोकने की कोशिश की, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने मुदाखलत की और फिर मरियम जो थी वो जलसे कर रही थी। तो बात यह है कि फैमिली के अंदर जो अगले आगे इक़्तिदार किसको जाएगा, ये सियासी विरासत जो है उसका कौन चैंपियन बनेगा, तो इस हवाले से बिल्कुल लड़ाई है। ये तो वाज़ेह है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि बाप ने बेटे को कत्ल किया सियासत में, और आपने आज देखा नहीं कि चौधरी शुजात जो बड़े भाई हैं परवेज इलाही के, उनको जाके जरदारी साहब कहते हैं कि जी आप अपने भाई के अगेंस्ट वोट दें। जी। तो आप देख लें ये तो पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स के अंदर ये सब जितने भी जो लोग हैं ये यही समझते हैं कि हमारी सियासत जिंदा रहे, मुल्क जाए पहाड़ में, अवाम जाए पहाड़ में। और अब इनको ये चीज नजर नहीं आ रही है कि सोशल मीडिया नाम की भी एक चीज आ चुकी है। अब अवाम को आने की जरूरत नहीं है। अभी आप जरा जाएं जाके, फखरुल रहमान की जरूरत नहीं है कि वो तज़किये पेश करे। अवाम मुझसे ज्यादा अच्छा तज़किया ऐसा पेश करेगी कि सबको पता चल जाएगा। 22 करोड़ अवाम में तो 22 करोड़ तज़किये में नजर आएंगे सोशल मीडिया के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप फखर साहब। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक का वक्त, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब वक्त हमारे पास कम है, मेरी कोशिश होगी कि तीनों अपने मेहमानों का एक कमेंट जो है वो मैं ज़रूर शामिल करूं। आलिया साहिबा, आपसे मैं आगाज़ करती हूं। 22 जुलाई को अगर आपकी अक्सरियत होती है, उस टाइम तक अगर कोई बड़ा अपसेट नहीं मिलता है या सरप्राइज़ नहीं मिलता है PTI को, और आप को पंजाब मिल जाता है, पंजाब की हुकूमत, तो उसके बाद क्या हिकमत अमली होगी? हुकूमत चलाएँगे वहाँ पर या फिर असम्बली तहलील करेंगे? अच्छा, मैं सबसे पहले 2-3 बातों का जवाब दे दूं। ये जो मेरे भाई PMLN से थे, या भी इनको कह रहे थे, जो हमारे साथ एनालिस्ट है, उनको कह रहे थे कि आपका ताल्लुक शायद PTI से। असल में ना इन लोगों को एक गलत फहमी है। जो कोई मुल्क की बात करेगा, जो कोई पाकिस्तान की बात करेगा ना, इन्हें लगेगा उसका ताल्लुक PTI से। जो कोई पढ़ा लिखा बात करेगा ना, इन्हें वो लगेगा कि वो पटवारी नहीं है, वो PTI का वोटर सपोर्टर है। तो मैं इनको ये बता दूं, पाकिस्तानी पूरी अवाम बाशऊर हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, वो जान चुकी है कि उनके मुल्क के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा जी विक्ट्री का निशान बनाते हुए आसिफ अली जरदारी साहब निकले थे। तो मिस्टर 10% को मैं ये बता दूं, आप चोर चकारी, करप्शन, ये लोटाक्रेसी, हॉर्स ट्रेडिंग में तो विक्ट्री का निशान बना सकते हैं, लेकिन अवाम में आप इतना भी नहीं निकल सकते कि आपने 20 ये जो बाई इलेक्शन किए ना, उनमें आप एक भी अपना उम्मीदवार पंजाब से खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा, इमरान खान की उससे डर के ना आज आपने फेज 2 सिंध का जो इलेक्शन है ना, क्योंकि अब आपको लग रहा था कि अवाम इतनी समझदार हो चुकी है कि पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी बैठेगी, बाहर भी बैठेगी, वोट देगी भी, वोट की हिफाजत भी करेगी। तो आज आपने दोनों इलेक्शन मुलतवी करवा दिए, इन्हें 245 का भी और ये जो लोकल बॉडी का इलेक्शन है फेज 2 का भी। तो मैं इनको ये बता दूं, जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर लें, 186 लोग इस वक्त होटल में पहुंच चुके हैं PTI के जितने, और PMLNQ के MPs हैं। 2 रह गए थे, एक को इन्होंने टर्की फरार करा दिया और दूसरा इस वक्त हमजा शहबाज के कदमों में बैठा है। तो मैं आपको ये बता रही हूं कि ना लोटे चलने वाले हैं, ना लोटाक्रेसी चलने वाली है, ना हॉर्स ट्रेडिंग चलने वाली है। हम जमहूरियत लेकर आएंगे, हम हुकूमत चलाएंगे या तहलील करेंगे, असेंबली लेकर आएंगे। हम इस मुल्क को तबाही के दहाने से, देखिए हुकूमत तो चल ही नहीं रही है ना, कौन सी हुकूमत चल रही है?
जो 40% के ऊपर महंगाई ले आई है, 5000 इंडेक्स से जहां पर स्टॉक मार्केट बैठ के 241 का जहां पर डॉलर जो है उस पर एलसीज नहीं खुल रही है, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा ना आलिया साहिबा। जहां पर एक्सपोर्ट्स कम हो गई है, रेमिटेंसेस कम हो गई, आप सवाल का जवाब नहीं देती ना। बेटे की हुकूमत बनाने के लिए सवाल का जवाब देते हैं, असेंबली तहलील का जवाब है, हम फैसला करेंगे। सियासत देखिए, मेरी बात सुने, इस वक्त सियासत सिर्फ एक बंदे के इर्द गिर्द घूमती है, वो है इमरान खान। हम हालात देखेंगे, ठीक है आलिया साहिबा, मुझे बाकी मेहमानों को शामिल करें। गौस न्याज़ी साहब असेंबलियां डिसॉल्व करें और फ्रेश इलेक्शन में जाएं। ठीक है गौस न्याज़ी साहब, पीटीआई अगर जीत जाती है, खैबर पख्तूनख्वा उनके पास है, पंजाब भी उनके पास होता है, ये फैसला करते हैं, ये दोनों सूबों की असेंबलियां डिसॉल्व कर देते हैं, फिर आप लोगों के पास क्या ऑप्शन होगा बजाय सिवाय इसके कि जनरल इलेक्शन में जाएं? देखो, पहले तो मैं अपनी बहन को कहूँ कि जो कह रही है ना कि जी आपने सुप्रीम कोर्ट जाकर इलेक्शन मुलतवी कर दिया, तो इसको पूछे इलेक्शन वहाँ सुप्रीम कोर्ट गया कौन? फरोग नसीम साहब गए जो उनके वजीर कानून रह चुके। इलेक्शन कमीशन ने किया, क्या हो गया इनको? इलेक्शन कमीशन ने किया, सिंध का इलेक्शन चले कौन गए? उनको भी मौका देना, बोलने दे गौस न्याज़ी साहब को। जी न्याज़ी साहब, मैं तो उनको करेक्ट कर रही हूँ। ठीक है करेक्ट हो गए, उनको पता चल गया। जी न्याज़ी साहब, इनको सच सुनने की आदत नहीं है ना, आप सच में बोलता हूँ तो ये साथ है। नहीं वो सिर्फ आपकी तस्हीह कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, इलेक्शन कमीशन ने किया है मुलतवी। आप कंटिन्यू कीजिएगा। को अगर इलेक्शन कमीशन भी तो एक किस्म की कोर्ट है, अगर वो गए, अगर वहाँ मुलतवी कराने गए हैं तो वो फरोग नसीम, हमने नहीं मुलतवी कराया, पीपल्स पार्टी। बाकी फरोग नसीम साहब जो अपील की है, उन्होंने अपील की है, फरोग नसीम साहब गए। फरोग नसीम साहब हमारी पार्टी के नहीं है, वो एमक्यूएम के आपके इत्तेहादी हैं। इनको ये बता दें, वो इनके इत्तेहादी हैं, हमारे नहीं है। आपने जब आपने आइन तोड़ा, जब डिप्टी स्पीकर ने और स्पीकर ने जब आइन तोड़ा, तो उसके अब से अलहदा हो गया उस, लेकिन पूरे 4-3.5 साल का वजीर कानून रहा है, वो उसने जाके मुलतवी कराए। बाकी पंजाब पे यहाँ तक है, वो आपके इत्तेहादी थे ना, आपके इत्तेहादी थे। आलिया साहिबा वो कह रहे हैं वो पहले आपके इत्तेहादी थे, लेकिन अब और इन बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले से न्याज़ी साहब एमक्यूएम को ही तहफ़्फ़ुज़ात थे ना। क्या हो गया पंजाब में? अगर मुलतवी करा, लास्ट मिनट है, हमने पहले न्याज़ी साहब हमने जी लास्ट मिनट है, जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। मुझे एक कमेंट फखरुर रहमान साहब का भी लेना है। जी बिल्कुल, ये जो फौजाद साहब को हमने कबूल किया, तो अगर बन जाता है तो कबूल करेंगे जमहूरी तरीके से, हम तो मानने वाले हैं। अभी इलेक्शन जो 15 सीटें जीते हैं, तो सबसे पहले हमने मुबारकबाद दी इनको, शुक्र आप जीत के, हमने शिकस्त। चलें आप कबूल करेंगे, ठीक हो गया। फखरुर रहमान साहब, पीटीआई पंजाब ले जाती है, हुकूमत बना लेती है यहाँ पर, तो विफाक चल पाएगा? देखिए, वफाक के ऊपर तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा उसका एक सियासी प्रेशर आएगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो 25 मई को जिस तरह से वहशियाना तरीके से पंजाब के अंदर जो लोगों की पीसफुल उनका जो प्रोटेस्ट था, उसके ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया गया, तो जब तक इस निज़ाम को आप ठीक नहीं करेंगे तो असेंबलियों को डिसॉल्व करना और फिर जनरल इलेक्शन में जाना, मेरे ख्याल में वो फैसला सही नहीं होगा। परवेज इलाही साहब खुद भी कह चुके हैं कि उनको कुछ इक़दाम करने हैं, करेक्टिव इक़दाम, तो उसके बाद शायद असेंबलियां जो है वो डिसॉल्व करें। सही, ठीक हो गया सर, वक्त हमारे पास खत्म हो गया। आपसे फखरुर रहमान साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।